भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने आप में काफी मनोहर और अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि अन्य देशों की प्रस्तावना या उद्देशिका की तरह यह विभिन्न पिछली पृष्ठभूमियों, पहचान या ईश्वर की परिचायक नहीं है। यहाँ पर हर चीज नए तरीके से दिखाई गई है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय और उससे जुड़ी जो भी व्यवस्थाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर बल देती है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके विचारों, उसकी आस्था और उसके फेथ, विश्वास को मानने की स्वतंत्रता मौजूद है। अभी हाल ही में भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि इसमें दो शब्द पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को प्रस्तावना से हटाए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है। तो दृष्टि IAS के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक होगा यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को जोड़ने और हटाए जाने के प्रमुख बिंदुओं के इर्द गिर्द ही होगा। यानी आज का हमारा टॉपिक, हमारी जो खबर है वह किस पर आधारित है, क्या है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवाद से जुड़ा विवाद, यह खबर क्यों चर्चा में आ गई है। तो आइए आज के न्यूज के हम उन बिंदुओं को देखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। बिंदुओं में शामिल है कि खबर को क्या होगी, यह चर्चा में क्यों आ गई है। फिर बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, कब लाई गई, किसका परिचायक है। इसके बाद बात करेंगे प्रस्तावना से जुड़े केस और वर्तमान विवाद के बारे में, किससे जुड़े कौन कौन से केस हैं जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सी बातें कही गई हैं। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन को देखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन से प्रमुख शब्द हैं जो इसमें जोड़े गए हैं। फिर देखेंगे इस टॉपिक से जुड़े क्या कुछ निष्कर्ष हो सकता है जो प्रस्तावना के संदर्भ में होगा, और इसके बाद एक प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा और आपके लिए अभ्यास के लिए है। आज का हमारा पूरा टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, यानी GS पेपर 2 के भारतीय संविधान और न्यायतंत्र खंड से यह पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है। तो जो खबर है यह इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। आज इसमें खबर थी, द हिस्ट्री एंड द डिबेट्स अबाउट सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में इन दोनों शब्दों की को लेकर क्या पृष्ठभूमि रही है और इस पर अभी हालिया विवाद क्या है, यह मुख्य रूप से यह खबर आज प्रकाशित की गई थी। इसी खबर में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि यह चर्चा में क्यों है। आखिर यह खबर, यह दो शब्द जिनको प्रस्तावना से हटाए जाने की बात या याचिका दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस खबर का मुख्य मकसद क्या था। तो दरअसल हाल ही में अभी पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से दो शब्द, एक तो पंथ निरपेक्षता और दूसरा समाजवाद, इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। इन दोनों शब्दों को हटाए जाने की मांग के लिए उन्होंने याचिका दर्ज की थी। इस वजह से यह खबर चर्चा में आ गई है। इसके पहले भी वर्ष 2020 में एक याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इन दोनों शब्दों यानी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कब इसमें शामिल किए गए थे, आपातकाल के समय। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस 42वां संविधान संशोधन करके वर्ष 1976 में इन दोनों शब्दों को शामिल किया था। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी चीजें शामिल की गई थी, इसमें तीसरा शब्द भी शामिल था। चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं इन दोनों शब्दों के बारे में, इसलिए अभी हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें वर्ष 2020 की याचिका में भी ये बात कही गई थी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्दों को जोड़ने की जो वैधता है उसको उसमें चुनौती दी गई थी उस याचिका में, और कहा गया था, क्या तर्क दिया गया था इसके पीछे, कि ये इस तरह के शब्दों को जोड़ना अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान को संशोधन करने की संसद को शक्ति प्राप्त है वह उसके परे चला जाता है, क्योंकि उस समय आपातकालीन स्थिति थी और ऐसे में ऐसे संशोधन लाकर इसे जोड़ दिया गया था। इस वजह से ऐसा कहा गया कि संसद की शक्तियों की से यह परे चला गया। इस वजह से इन्हें चुनौती दी गई थी कि इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए या इसे मान्यता नहीं देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। तो अब यहाँ पर चर्चा का बिंदु यही था कि आखिर ये जो शब्द हैं इन्हें क्यों हटाए जाने की बात चल रही है, क्योंकि केशवानंद भारती जो वाद है उसमें यह कहा गया था कि कोई भी ऐसा शब्द जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रस्तावना को मूल ढांचे में शामिल किया गया था, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जुड़ा कोई भी शब्द है उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से भी ये खबर चर्चा में है कि जब इतने सारे प्रावधान मौजूद हैं, इसके बाद भी ये शब्द इसमें क्यों जोड़े गए और अब इन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा। पूरा जो विवाद है इसी से जुड़ा है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना दरअसल क्या है। प्रस्तावना शब्द से आप क्या समझते हैं? तो प्रस्तावना शब्द दरअसल किसी दस्तावेज का प्रतिबिंब है
कि आपके उस पूरे दस्तावेज में किन किन चीजों पर बात कही गई है, किन किन चीजों पर विस्तार पूर्वक उस पूरे दस्तावेज में चर्चा की गई है, उसको संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में दिखाना ही प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर किसी दस्तावेज के परिचय के रूप में प्रस्तावना को देखा जाता है, जिसमें क्या बात दर्शाती है, यह प्रस्तावना क्या दर्शाती है, उस पूरे दस्तावेज के मूल सिद्धांत को और उसमें कौन कौन से लक्ष्यों को शामिल किया गया है, यह प्रस्तावना दर्शाती है। इसके अलावा भारतीय संविधान की यदि प्रस्तावना की बात करें तो इसे उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, पेश किया था, और उसके बाद फिर इससे जो हमारी प्रस्तावना है वह ली गई है। इसी पर आधारित है पूरी हमारी प्रस्तावना। इसके अलावा यदि इस प्रस्तावना की बात करें कि यह क्या दर्शाती है, तो संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में इस बात पर चर्चा की गई है कि भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को कौन कौन से न्याय को उपलब्ध करवाती है, कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में कौन कौन सी समानता दी गई है, किस तरीके के बंधुत्व की बात भारत में कही गई है। इस वजह से प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रतिबिंब मानी जाती है, भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है, और इसे खुद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी देखा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना से ही जुड़े कुछ अन्य तथ्य। यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26/1950 से यह लागू हो गया था। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर अभी हमने चर्चा की क्या, कि यह एक उस पूरे संविधान का, उस दस्तावेज का परिचयात्मक वक्तव्य है, जो किस रूप में है, संक्षेप रूप में या संक्षिप्त रूप में हमें पूरे संविधान के बारे में दर्शाता है या बताता है। संविधान के मार्गदर्शक, उसके उद्देश्य और उसके सिद्धांतों के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वह किसमें मौजूद है? प्रस्तावना में। लेकिन ये संक्षेप में मौजूद है, क्योंकि पूरा भारतीय संविधान तो विस्तार पूर्वक है, तो उससे जुड़े क्या कुछ सिद्धांत हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से इसमें दर्शन हैं, ये सभी कौन दिखाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान के स्रोत के बारे में भी प्रस्तावना बताती है। संविधान भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, इसके अलावा इसके उद्देश्यों का विवरण बताती है, और इसके अपनाए जाने की तिथि का भी जिक्र भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कि आखिर उसमें कौन कौन सी बात कही गई है। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, या जिसे उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग। यहाँ पर हम भारत के लोग क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो प्रस्तावना है, ये पूरा संविधान है, ये भारतीय संविधान के जो लेखक हैं वह भारत के ही हैं, यानी इस पूरे संविधान को बनाने वाले हर एक व्यक्ति भारत का है। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई किसी भी अन्य दूसरे देश की शक्ति इसमें मौजूद नहीं है। और यह पूरी जो उद्देशिका है, पूरी प्रस्तावना है और पूरा भारतीय संविधान है, वह भारत के लिए ही बनाया गया है, भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसलिए इसमें कौन से टर्म का इस्तेमाल किया गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दरअसल यह भारत के नागरिकों द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि इसमें संविधान सभा में भारत के नागरिक शामिल थे, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि भारत के लोग इसमें शामिल हैं और यह भारत के लोगों के लिए ही है। यहाँ पर चर्चा का विषय यह है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक शब्द था पंथ निरपेक्ष और यह दूसरा था समाजवाद, और तीसरा शब्द इसमें जो शामिल किया गया था वह था अखंडता। यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से अभी इन 2 शब्दों को लेकर विवाद चल रहा है। तो भारतीय संविधान को यदि हम विस्तार पूर्वक ही जाने तो कई ऐसे प्रावधान, ऐसे अनुच्छेद मौजूद हैं जो भारतीय संविधान में आपके धर्म, पंथ को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यानी यह हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अपने आप में पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को दर्शाता है, समाजवाद के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है कहीं कहीं,
क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ पर समाजवाद के व्यापक रूप को स्वीकार करती है। ये हमने चर्चा की उद्देशिका के बारे में, और हमने यह भी देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद क्या पढ़ा जाने लगा उद्देशिका में। प्रस्तावना में लिखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना को इस रूप में पढ़ा जाने लगा। तो आइए अब देखते हैं अभी वर्तमान में किस वजह से यह जो विवाद है चर्चा में रहा है और उससे जुड़े केस क्या है। वर्तमान विवाद पर हमने चर्चा की कि अभी इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटाए जाने की बात चल रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, जो संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है, ये इसके परे चला जाता है, क्योंकि आपातकाल में यह संशोधन किया गया था। इसके अलावा केशवानंद भारतीवाद में भी जो प्रस्तावना है उसे मूलभूत ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इन सभी तर्कों की वजह से यह विवाद क्या है, चर्चा में आ गया है। यदि बात करें कि इस प्रस्तावना से जुड़े कौन कौन से केस हैं भारत में जो चर्चा में रहते हैं, तो एक केस है बेरुबारी यूनियन केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में माना जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कहा कि प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाना चाहिए, यानी आधारभूत ढांचे में इसे शामिल कर लिया गया। और कहा गया, क्या कहा गया आगे, कि जब यह आधारभूत ढांचे में शामिल हो गई वर्ष 1973 में, इस मामले में जब इन्होंने कहा कि प्रस्तावना को आधारभूत ढांचे में शामिल कर लिया गया, तो इससे अब संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि ये मूलभूत ढांचे में शामिल हो गया। और भारतीय संविधान की जो संशोधन शक्ति है वह आर्टिकल 368 के तहत मिलती है, और इसके तहत संशोधन तो किया जा सकता है भारतीय संविधान में, लेकिन उन टर्म में नहीं किया जा सकता जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को दर्शाता है। यानी इसके तहत भी वह संशोधन नहीं किया जा सकता जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, या उसमें बदलाव आदि की यहाँ पर गुंजाइश होती है। तो फिर इस तरीके के संविधान संशोधन को यहाँ पर मान्यता नहीं मिल सकती। यदि देखें कि इससे जुड़े और कौन कौन से केस थे, तो वर्ष 1975 के प्रसिद्ध LIC मामले में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि संविधान की प्रस्तावना जो संविधान का एक अभिन्न अंग है, यानी यहाँ पर फिर प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग मान लिया गया। इस वजह से प्रस्तावना जो है एक महत्वपूर्ण टर्म हो जाती है हमारे लिए, और इसी वजह से इन दोनों शब्दों को लेकर जो अभी विवाद चल रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, इससे जुड़े क्या फैसला देगी, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखेंगे कि अभी हमने देखा कि विवाद के मुद्दे क्या थे। अब देखेंगे 42वें संविधान संशोधन को, कि 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन से शब्दों को जोड़ा गया था, और ये जो शब्दावलियां हैं ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं भारत के लिए। तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ वर्ष 1976 में। उस समय आपातकालीन स्थिति लागू थी, यानी आपातकाल लागू था, और उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इनके समय ही यह आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें हमने देखा कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें शामिल थे। इस पूरे संविधान के तहत क्या किन किन शब्दों में बदलाव आया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बदल दिया गया। यह संविधान की मुख्य बातों में यह बात भी शामिल है। इसके अलावा जब इन 3 शब्दों के बारे में हमने चर्चा की, तो अब हम इन शब्दावलियों को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न को भी जान लेते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ है कि सभी शक्ति लोगों से उत्पन्न हुई है, यानी सभी शक्तियां लोगों द्वारा ही निकली गई हैं, और यहाँ पर जो भी राजनीतिक प्रणाली मौजूद है वह लोगों के प्रति जवाबदेह है, लोगों के प्रति जिम्मेदार है। लोग उनका चयन करते हैं और वही राजनीतिक प्रणाली लोगों के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होती है। इसी को कहा गया है प्रभुत्व संपन्न। लोगों की, यानी लोगों का ही यहाँ पर प्रभुत्व मौजूद है। यही राजनीतिक प्रणाली लोगों के प्रति भी जवाबदेह होती है। यदि समाजवादी शब्द को देखें, तो समाजवादी शब्द का अर्थ यहाँ पर एक आर्थिक दर्शन से लिया गया है। दरअसल भारतीय संविधान में एक ऐसे आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया गया है जहां पर, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण ये दोनों केवल राज्य के अधीन नहीं होते, जबकि इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी आ जाती है। यानी जब निजी क्षेत्र की भागीदारी आ जाती है, तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था के चलते भारत में कौन कौन से न्यायों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है? एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। यानी यहाँ पर उत्पादन, वितरण निजी क्षेत्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है।
यहाँ केवल राज्य की भागीदारी नहीं होती, क्योंकि एक ऐसे समाज का गठन किया जाना है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके, उन्हें ये तीनों न्याय मिल सके। इस वजह से इस टर्म को यानी समाजवाद को व्यापक रूप में भारत में देखा जाता है। इसी में कहा भी गया था, एक मिनर्वा मिल्स विवाद था और इसी विवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, दरअसल समाजवाद को एक सामाजिक दर्शन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जहां पर समाजवाद सामाजिक समता पर अधिक बल देता हुआ दिखाई देता है। और भारत में भी समाजवाद सामाजिक समता पर अधिक बल देता है, यानी यहाँ पर सभी वर्गों को ये तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, इस पर मुख्य रूप से फोकस करता है भारत में उपस्थित समाजवाद। इसके अलावा जो तीसरा टर्म मौजूद था जो कि काफी महत्वपूर्ण है, वह है पंथ निरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता शब्द का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का अर्थ दरअसल किस टर्म से लिया गया है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका चयन करने और उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है। तो इसलिए भारत में पंथ निरपेक्ष भी एक व्यापक रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अन्य देशों की तुलना में राज्य का यहाँ पर या भारत में कोई अपना धर्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से अपने पसंद के धर्म को अपनाने, उसका अभ्यास करने, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि भारत में पंथ निरपेक्षता के दृष्टिकोण को भी दिखाता है। वहीं यदि हम एक और केस की बात करें जिसमें पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान में मुख्य बिंदु के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में शीर्ष अदालत में, जिसमें 9 जजों की या 9 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, जिन्होंने क्या कहा कि पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को संविधान की मूल विशेषता के रूप में देखा जाना चाहिए। और यह संविधान की मूल विशेषता भी है, क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से अनुच्छेद मौजूद हैं जहां पर भारत के प्रत्येक नागरिक को, तो प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपने अपने धर्म, अपने अपने पंथ को अबाध रूप से मानने की यहाँ पर स्वतंत्रता मौजूद है। तो अभी हमने चर्चा की पंथ निरपेक्षता और शब्दावलियों के बारे में। अब हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक से जुड़े निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष क्या है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या भारतीय जो संविधान है वह अन्य देशों के संविधान की तुलना यदि हम करें तो उससे काफी अलग माना जाता है, क्योंकि अन्य देशों की संविधान में उन पूरे देशों का इतिहास, उससे जुड़ी जो भी पहचान है उनको शामिल कर लिया गया है, ईश्वर को शामिल कर लिया गया है, पर्टिकुलर किसी धर्म को शामिल कर लिया गया है। ऐसा भी कह दिया गया है कि यह देश इस धर्म को मान्यता देता है, यह देश इस धर्म को ही मान्यता देता है। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी जो बोझ है वह मौजूद नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने फेथ के लिए, अपने विश्वास के लिए, धर्म को मानने के लिए, अपनी उपासना के लिए यहाँ पर स्वतंत्र है और हर प्रकार के बंधुत्व की भावना यहाँ पर मौजूद है। इसलिए भारत का संविधान अन्य देशों की तुलना में अलग माना जाता है। यहाँ पर एक राष्ट्र की भावना दरअसल केवल समूहों की एकजुटता पर निर्भर नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देती है। जो भारत का संविधान है या भारत की जो प्रस्तावना है उसमें निहित भी है कि भारत संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देती है। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा यदि संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह लिबर्टी का एक चार्टर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन है, इसलिए इसे लिबर्टी का एक चार्टर माना जाता है। इसके अलावा इसमें इसकी जो मूलभूत संरचना है वह प्रगतिशील है और इसे यही प्रगतिशीलता सबसे अलग बनाती है, क्योंकि भारतीय संविधान में यह बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिकार है वह किसी 2 टर्म या किसी 3 टर्म का नाम लिखकर उससे बाधित नहीं किया जा सकता। इसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को शक्ति भी प्रदान की गई है कि समय समय पर वह संविधान के जो शब्द हैं उनकी व्यापकता को देखे। क्योंकि समय बदल रहा है तो प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ और उसकी व्यापकता दोनों बदलती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कई बार ऐसे उदाहरण भी पेश किए हैं जहां पर कई ऐसे शब्द देखे गए हैं जिनका मतलब पहले आप कुछ और लगा सकते थे, लेकिन बदलते समय के साथ उनका जो अर्थ है वह विस्तार हो रहा है, उसमें व्यापकता आ रही है। जैसे जिसका हम उदाहरण देख भी सकते हैं, प्राइवेसी जैसे मुद्दे,
ऐसे कई मुद्दे हैं जो पहले चर्चा में नहीं थे लेकिन अब चर्चा में आ गए हैं और अब उन्हें भारतीय संविधान में शामिल भी कर लिया गया है। तो इस तरह प्रत्येक शब्द का अपना एक व्यापक अर्थ स्वीकार करने की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है, इसलिए यह माना जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रगतिशील है। इसके अलावा यदि हम इस पूरे कथन को या पूरे आज के सेशन को यदि हम समाप्त करें तो इसे हम एक पॉजिटिव वे में भी समाप्त कर सकते हैं कि वर्ष 2008 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी शब्द को हटाने की एक याचिका दर्ज की गई थी जिसे खारिज कर दिया था। और क्या कहकर इसे खारिज किया था कि भारत के यदि हम संदर्भ में देखें तो भारत दरअसल उन देशों के साथ, भारत की जो संविधान है, इसका समाज है, भारत के जो लोग हैं, उनकी तुलना हम दूसरे देशों से नहीं कर सकते। दूसरे देशों में धर्म या किसी भी अन्य चीज को आप संकीर्ण रूप में देख सकते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यदि हम समाजवाद की बात करें तो भारत में समाजवाद का कोई निश्चित अर्थ नहीं लगाया जा सकता। अलग अलग समय में इसके व्यापक अर्थ को भारत में स्वीकार करना चाहिए। तो वर्ष 2008 में एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि समाजवाद शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अलग अलग समय में इसका अलग अलग अर्थ होता है। यदि व्यापक अर्थ में देखें, जो कि भारत ने स्वीकार भी किया है, यदि व्यापक अर्थ में इसका हम अर्थ देखें तो यह नागरिकों के लिए कल्याणकारी उपाय माना जाता है। क्योंकि यदि हम समाजवाद के बारे में बात करें तो एक और विवाद हुआ था जिसमें समाजवाद शब्द को काफी ब्रॉड वे में समझा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दरअसल समाजवाद हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों शब्दों को मर्ज करके बनाया जा रहा है। भारत में जो समाजवाद है वह मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मिला जुला संकलन है, जो भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और एक समता मूलक समाज, इसकी अवधारणा की बात करता है। यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य और एक समता मूलक समाज को बनाने के लिए भारत में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो दर्शन अपनाया गया है, भारत में समाजवाद को उसी तरीके से स्वीकार किया जाता है। यानी यहां पर यह किसी पर्टिकुलर संकीर्ण अर्थ में स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि भारत में इसे व्यापक अर्थ में स्वीकार किया जाता है। वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस वजह से ये काफी जो शब्द हैं ये बार बार समय समय पर चर्चा में आ जाते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जब यह याचिका दर्ज की गई है तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्या इंटरप्रिटेशन करती है और इसे किस नजरिए से देखती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। देखते हैं हमारा आज के पूरे टॉपिक से जुड़ा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को प्रस्तावना में उनके लिखे होने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। शब्द है लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, गणराज्य। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शंस हैं 1 3 2 4 5, 4 3 2 1 5, 1 3 5 2 4, 4 2 1 3 5। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।